अच्छा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? इस पे पूरे 2 चैप्टर्स हमारे कोर्स में हैं। चैप्टर नंबर 5 और 6 हम पढ़ेंगे। तो एक नया वर्ड आया है इंटरनल कंट्रोल, तो इससे परेशान नहीं हो जाना क्या पता नहीं क्या हो गया। सीए छोड़ देते हैं, बहुत मुश्किल है। ठीक है, ऑडिट छोड़ देते हैं, अगले सेमेस्टर में पढ़ लेंगे, अगले सेशन में देख लेंगे इसे। ठीक है, थोड़ी सी वो ब्रेव बन के क्या करना है, इसको लेके चलना है ऑडिट को। पहले 8-10 दिन में आपको नए कॉन्सेप्ट देता रहूँगा बहुत स्पीड से, तो आपने अब्जॉर्ब करते रहना है। और इस सब पे बाद में डिस्कशन होनी है, सब पे बाद में डिटेल में डिस्कशन होनी है। ठीक है, क्लियर है? परेशान नहीं होना है। कोई चीज़ नहीं सिस्टम समझ आए, जैसे आज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ना समझ आया फॉर एग्जाम्पल, तो कोई मसला नहीं है। मैंने पहले तारीख में 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो चौथी लिमिटेशन क्या है? आप पढ़ क्या रहे हैं? इनहेरेंट लिमिटेशंस। उन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में एक लिमिटेशन क्या है? जो इंटरनल हम रिलाई करते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अपनी लिमिटेशन है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की लिमिटेशन। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसने बनाया? मैंने एक आम मेरे आप जैसे इंसान है, उन्होंने बनाया ना। ठीक है, उसको ब्रीच करने वाला कौन है? मेरे आप जैसा इंसान। अल्लाह का सिस्टम तो है नहीं, तेरे को तोड़ नहीं सकता। ये अल्लाह का सिस्टम तो है ना कि वो जनाब मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा निकलता है। कभी ऐसा नहीं हुआ मुर्गी के अंडे से बत्तख का बच्चा निकला, अल्लाह में वो गलती होगी, मुझसे गलती होगी, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो जी वो बारिश में जी वो गलती से वो जामशीदी की बारिश हो गई जी, अल्लाह मेरे को गलत बटन दब गया मुझसे। अल्लाह का सिस्टम फुल प्रूफ है, इसलिए तो अल्लाह। और हमारे साथ एरर वैसे ही एसोसिएटेड है ह्यूमन के साथ। एरर या गलती तो एसोसिएटेड है ना, वैसे ही हम सिस्टम्स में ले जाते हैं। ठीक है, 20-22 साल पहले जब मैं आर्टिकल्स करने गया, मैंने देखा कुछ सिस्टम्स कुछ फैसलाबाद के, जैसे इब्राहिम ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो मैंने कहा ये सिस्टम ऑप्टिमम है यार, इससे बेहतर दुनिया का सिस्टम है उसका, इससे बेहतर दुनिया का सिस्टम। और 20-22 साल हो गए मुझे देख रहा हूँ उस सिस्टम की हमेशा अपग्रेडेशन चल रही है। अगर इतना ऑप्टिमम था तो क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि वो मैन मेड है, गलतियाँ होती रहती हैं, ह्यूमन लर्न करता रहता है, उसको फिक्स करता है, तो आगे चलता है, क्योंकि वो गलती रहती है, वो फिक्स चलता आ जा रहा है। ठीक है, तो जिस सिस्टम पे हम किस पर रिलाई करते हैं? हम किस पर रिलाई करते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। ट्रायल बैलेंस कहाँ से लेते हैं? अकाउंटिंग एंट्रीज कहाँ करते हैं? अटेंडेंस सिस्टम HR का कहाँ से लेते हैं? उसी सिस्टम से। गेट इनवर्ट आउटवर्ट कहाँ से लेते हैं? उसी सिस्टम से। ठीक है, वो सिस्टम क्या है? सब्जेक्ट टू इट्स ओन लिमिटेशंस। समझ गए? क्लियर हो गया? याद रहेगा जी। देखें, आपने बड़ा ज़बरदस्त परचेज सिस्टम बनाया, बड़ा ज़बरदस्त परचेज सिस्टम बनाया। आपने 10 AC परचेज किए चीफ एग्जीक्यूटिव ने कंपनी के, एज्यूम करते हैं नियाग्रा के चीफ एग्जीक्यूटिव, नियाग्रा मिल्स। 8 AC आ गए मिल्स में, 2 चले गए चीफ एग्जीक्यूटिव के घर में। ठीक है, समझ गए? अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव गेट कीपर से कहता है कि तुम गेट इनवर्ट डालो 10 का, कि मैंने 10 AC रिसीव किए हैं। वो क्या करेगा? अगर जॉब करनी है तो डालेगा, नहीं करनी तो 8 डाल देगा। ये वो क्या करेगा? प्रेशर भी नहीं डालेगा उस पर, उसकी जेब में 300-400 पॉइंट्स रुपये डालेगा, यार ये 10 AC का गेट डाल दो। तो ठीक है, अब आप कहते हैं यार इसका सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है यार, बड़ा इन्वर्ट बनते हैं, ये होता है वो होता है, ऐसे है वैसे है, बड़ी रंगबाजी है जी, बड़ी कलर्स की भी गलतियाँ हो रही, लोग आपस में मिल जाते हैं। अब वो गेट कीपर चीफ एग्जीक्यूटिव मिल गया तो कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ ना? समझ रहे हैं इस चीज़ को?
याद रहेगा, समझ रहे चीज़ें। तो हम रिलाई करते हैं किस पे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर सब्जेक्ट टू देयर ओन। तो कलेक्टिवली 4 पढ़ ली हमने, एक आर्टिकल रहेगी, बाद में उसको डिस्कस कर लेंगे। नेचर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, परसुएसिवनेस ऑफ द प्रोसीजर, आर द कंक्लूसिवनेस, और चौथा क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल। ये कलेक्टिवली चारों क्या बनती हैं, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। और ये लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकते। ठीक है, फिर हमने पढ़े, हम रिव्यू में क्या करते हैं जी, रिव्यू प्रोसीजर्स ऑडिट में। कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स जो, और कौन से रिव्यू प्रोसीजर्स जो स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड्स कौन से प्रोसीजर कहते हैं ऑडिट में, वो कहते हैं जी, आपने पहला क्या पढ़ा था हमने, इंक्वायरी। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा था हमने, तीसरा क्या पढ़ा था, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने पढ़ लिया ना, कल तीनों डिस्कस कर लिए थे। चौथा क्या जी, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, परेशान नहीं होना इनसे, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर। आपने ये मेरी लैंग्वेज नहीं लिखनी, आपने प्रॉपर जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है। कुछ चीज़ समझ नहीं मुझसे डिस्कस करने, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। रीपरफॉर्मेंस, कोई राइटिंग समझना है, कोई चीज़ है, मुझसे पूछ लेना आपने, ठीक है, और फौरन पूछ लेना, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैंने क्या लिखा था। कितने प्रोसीजर हो गए जी, 7। ये 7 प्रोसीजर हैं ऑडिट में, 8वां कोई नहीं। ठीक है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना ऑडिट में, इन 7 के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, याद रहेगा। 8वां कोई प्रोसीजर नहीं है। चले आगे से। अच्छा, ये जो सारे प्रोसीजर पढ़ रहे हैं ना, ये हमने ये 500 स्टैंडर्ड में पढ़ना है, ये 505 में पढ़ना है, ये 520 में पढ़ना है, और ये 500 में। मैंने बड़ी आसानी से ये बोल दिए 7 वर्ड्स। इसके पीछे 4 स्टैंडर्ड्स हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं, हम याद अपनी ज़रूरत के लिए लिख लें, परेशान नहीं होते, स्टैंडर्ड्स के नंबर याद करने पड़ेंगे। इस तरह मैं आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये जो हम बातें आज कर रहे हैं ना, इसके पीछे पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स हमने क्या करना है जी, पढ़ने। ठीक है, पहले 3 क्लियर है, ठीक है। इंक्वायरी कब करते हैं हम, इंक्वायरी क्या होती है, पूछना, वर्बल जाके डिस्कशन करना किसी के साथ, ठीक है। और उसकी इंक्वायरी का क्या आता है हमेशा आपको, रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर इंस्पेक्शन क्या होती है, इंक्वायरी का इशू क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ गलत बात कर देते हैं, ठीक है। सेकंड क्या जी, इंस्पेक्शन क्या थी, इंस्पेक्शन ऑफ ईदर एसेट्स और ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एसेट्स और डॉक्यूमेंट समझ लें। स्कैन्स का आप ऑडिट कर रहे हैं, स्कैन्स वाले कहते हैं हमने एक कार लिया लीज पे, आप कहते हैं गाड़ी दिखाएं, कार डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट ऐसी होगा ना एंट्री। आप कहते हैं ठीक है, ये गाड़ी तो मैं देख ली, आ गई है, मुझे लीज दिखाएं, मुझे लाइबिलिटी दिखाएं। तो स्कैन्स को लाइबिलिटी को फिजिकली नहीं दिखा सकता, उसके लिए डॉक्यूमेंट दिखाएगा।
ठीक है। फिर रिपेयर है और बेतहाशा एक्सपेंसेस हैं, तो उसकी सबकी क्या होती है? इंस्पेक्शन। याद रहेगा। अच्छा, इंस्पेक्शन में क्या होता है? फेक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन, मैंने डिस्कस कर लिया अभी क्लास में, कि जब आपको ह्यूमन थिंक दैट ही और शी इज बीइंग ऑब्जर्व, तो शी और ही एक्ट्स डिफरेंटली। अब डिफरेंट रिएक्शन करते हैं, ठीक है। आप नॉर्मल प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट करते हैं, अदरवाइज आप हैंकी मैंकी कर जाते हैं, ठीक है। चौथा क्या है जी? कंफर्मेशन क्या होती है? कंफर्मेशन सुन के क्या जहन में आता है? ऑडिट रिपोर्ट नहीं, इसको सुने। आपकी बैलेंस शीट में बहुत से बैलेंसेज ऐसे होते हैं जो बैलेंसेज विद थर्ड पार्टीज होते हैं। बैलेंसेज विद मसलन बैंक से लेने होते हैं, या लीज लाइबिलिटी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एडवांसेस टू, एडवांसेस फ्रॉम, बैलेंसेज विद थर्ड पार्टी है ना। आप सामने होंडा है, इसको ऑडिट करने गए, होंडा डेटर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं जी? डेटर्स। तो आप क्या करते हैं? उन डेटर्स में से कुछ सिलेक्टेड पार्टीज को लेते हैं और उनको एक लेटर लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन। उससे कहते हैं कि मैं ऑडिट करने आया था होंडा अस्कर एंड सन्स का, अस्कर एंड सन्स की बुक्स में आपका आपसे रिसीवेबल आ रहा है, क्या आपने वाकई ही पे करना है? आपकी बुक्स में पेएबल आ रहा है? हम बजाय अस्कर एंड सन्स के डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करें, हम किस पर ट्रस्ट करते हैं? थर्ड पार्टी कंफर्मेशन पे। फिर वो डायरेक्ट ऑडिटर को लेटर लिख देते हैं कि जी मैंने इतने लेने हैं, इतने देने हैं। ये अगर डिफरेंस होता है तो मैनेजमेंट से कहते हैं आप कुछ और कह रहे हैं लेना है, वो कुछ और कह रहे हैं देना है, ये डिफरेंस किसी चीज़ का है। फिर उसकी रिकॉन्सिलेशन बन जाती है। हमने पार्टी रिकॉन्सिलेशन पढ़ा होगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन पढ़ा होगा, आपने पढ़ा हुआ ना। तो कंफर्मेशन क्या है? कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी डायरेक्टली। याद रहेगा। चलें जी आगे। अच्छा, आप कहते हैं जी मैं तो होंडा का ऑडिट करने आया था, मैंने खुद पार्टी सेलेक्ट की, खुद कंफर्मेशन भिजवाई, खुद वहाँ से रिस्पांस आया मेरे पास डायरेक्टली, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त एविडेंस मुझे मिल गया। ठीक है, ज़बरदस्त है, लेकिन इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो क्या है? क्या लिमिटेशन है? क्या हो सकता है इसके साथ? हो सकता है उसके प्रेशर में हो। असगर वाले फ़ोन करें कि अगर पैसे चाहिए तो जो बैलेंस ऑडिटर लिखे जाए उसे कंफर्म कर दो। ठीक है, हो सकता है ना प्रेशर, हो सकता है ना। या ये भी हो सकता है कि वो जो कोरियर ऑडिटर ने सेंड किया है वो उस पार्टी तक पहुंचे ना, रास्ते में होंडा वाले इंटरसेप्ट कर लें उसको, वो जाली कंफर्मेशन बना के उसको आपको रिस्पॉन्स कर दें। आप कहें नहीं मुझे तो उस पार्टी से आया, हालांकि उस पार्टी तक तो कंफर्मेशन पहुंची नहीं। सिर्फ क्या करना है, TCS OCS या इनको जो बंदा आता है उसको थोड़ा साथ मिलाना है, मिल जाएगा। ठीक हो गया। आप क्या कह रहे हैं? मुझे बड़ा ज़बरदस्त एविडेंस मिला है, हालांकि उस प्रोसीजर की अपनी लिमिटेशन। नेक्स्ट क्या है जी? रिकैलकुलेशन। बहुत सी चीज़ें होती हैं अकाउंट्स में जो कैलकुलेटेड होती हैं, जैसे टैक्स, इसका इतने परसेंट, इसका इतने परसेंट, ठीक है। और डेफर्ड टैक्स, प्रोविजंस के स्लो मूविंग जो आपके हैं, जो पास्ट ड्यू डेटर्स हैं उसका इतने परसेंट, कैलकुलेशन है ना। और क्या कैलकुलेशन है? डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट, इसको कैलकुलेट करके मैनेजमेंट अकाउंट में प्रीमियम डाली होती है ना। आपने क्या करना है? इन कैलकुलेशंस को रीचेक कर लेना है, ठीक है। फिर अगला क्या है? रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस कहती है कि एक प्रोसीजर हुआ है, आप उसको अनडू करते हैं और फिर रीडू करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि सिस्टम में डाटा ठीक रूट हो रहा है,
सही जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली सिस्टम को चेक करने के लिए हम ये रीपरफॉर्मेंस करते हैं। मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने चेक करना है कि जो डेप्रिसिएशन या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सिस्टम जो है वो ठीक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने क्या किया, एक फेक एंट्री, फिक्टिशियस डाटा सिस्टम में डाला। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए से क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एंट्री की ना। अब आपने एक ही फेक एंट्री है, सिर्फ आप चेक करना चाह रहे हैं कि सिस्टम सिंक्रोनाइज्ड है हर जगह, क्या इफेक्ट आना चाहिए इससे। जो इफेक्ट आने चाहिए आपको पहले ही पता है कि ये इफेक्ट्स आएंगे, ये इफेक्ट्स आएंगे, आपको उसके रिजल्ट आपको पहले ही पता है। आपने बस उन रिजल्ट्स को मैच करना है। सिस्टम ने भी ये चेंजेस की हैं अपने अंदर। अगर सिस्टम ने चेंजेस की हैं तो हम कहेंगे हाँ सिस्टम ठीक काम कर रहा है। तो क्या चेंजेस की सिस्टम में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 लाख से बढ़ना चाहिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 लाख से WDV कम होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट भी 1 लाख से कम होना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन का कुछ पोर्शन जाता है CGS में, कुछ पोर्शन जाता है एडमिन में, वो भी चेंज होना चाहिए। फिर प्रॉफिट चेंज हुआ, 1 लाख से कम हुआ तो वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड बढ़ा हुआ ना, 5% होता प्रॉफिट, और WWF 2%, ये भी चेंज होने चाहिए। इनमें चेंज आई है तो रिजल्टेंटली इक्विटी में भी इतनी चेंज आनी चाहिए। तो आप देखते हैं सिस्टम में प्रॉफिट ऑफ साइज की इतनी हिल गई जो डिजायर्ड थी। अगर हिल गई है तो हम कहते हैं कि सिस्टम बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, सिस्टम सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। एंट्री क्या होती है, फिक्टिशियस। आप क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एंट्री को अनडू कर लेते हैं। सिस्टम चेक करना ऑब्जेक्टिव है, सिस्टम ठीक है, वो हो गया। समझ गए, रीपरफॉर्मेंस याद रहेगा, कोई मसला। चलेंगे आगे। आखिरी क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल वर्ड निकला है एनालिसिस से। किससे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं हम चीज़ें गलत तो नहीं, इसमें चीज़ें आपस में रिलेशनशिप्स ठीक है, डिफरेंट फिगर्स का, कुछ फिगर्स का आपस में रिलेशनशिप होता है ना, किस किस का होता है। डम नहीं मैंने क्लास में बैठने में, किस किस चीज़ से रिलेशनशिप होता है। सेल्स का रिलेशनशिप होता है सेल्स कमीशन से, सेल बढ़ेगी तो कमीशन भी, सेल्स बढ़ नहीं रही, कमीशन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। एक क्वेश्चन मार्क आ गया ना, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया, उससे क्या आया, क्वेश्चन अराइज हुआ, उस क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, इंक्वायरी मैनेजमेंट से, क्यों बढ़ गई कमीशन, सेल तो बढ़ी नहीं, सेल तो कम हुई है। फिर वो उसका आंसर करेंगे, फिर आप देखेंगे वो ठीक बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। बोरिंग के बढ़ने का डायरेक्ट रिलेशनशिप है मार्कअप के, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है सैलरीज के, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बढ़ने का रिलेशनशिप है इंटरटेनमेंट एक्सपेंस के बढ़ने से, है ना रिलेशनशिप। परचेज के बढ़ने का डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है, कि परचेज बढ़ी है तो प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए, अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी तो क्या बढ़ना चाहिए, कौन सा स्टॉक, कौन सा क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का होना चाहिए ना। ये पॉसिबल है कि परचेज बढ़ जाए, प्रोडक्शन भी नहीं हुई और रॉ मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, नहीं पॉसिबल ना। एक तरीके से पॉसिबल है कि आपने रॉ मटेरियल ही सेल कर दिया, वो मैनेजमेंट बताएगी आपको। वो कब बताएगी, जब आप मैनेजमेंट से, अच्छा अगर प्रोडक्शन बढ़ गई फिर रॉ मटेरियल नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ी है तो सेल्स भी, अगर सेल नहीं बढ़ी तो चाहिए, सेल भी नहीं बढ़ी, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं बढ़ा, आप कहेंगे यार ये क्वेश्चन मार्क है, ये ऐसे नहीं उसका क्या हुआ, सेल बढ़ी नहीं,
तो ऐसा पड़ा नहीं, कहाँ गया फिर? अब क्या करेंगे मैनेजमेंट से? तो मैनेजमेंट कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगी जी हमारा फिनिश स्टॉक चोरी हो गया, ख़राब हो गया, जल गया, कोई ना कोई रीज़न होगी, अदरवाइज ये रिलेशनशिप अनजस्टिफाइड हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। समझ आ रही बातें? ये है ऑडिट, ये हम कैसे परफॉर्म करते हैं ऑडिट में। मैंने कोशिश की मैं इन सातों के सातों प्रोसेस का थोड़ी थोड़ी आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। चलें आगे, चलें जी। कोई मसला इनमें से कोई चीज़ आप दिल को ना लगी हो कि यार ये बात समझ नहीं आई, जल्दी से बोलें, अगर हम आगे चलें, बोलें यार, हाँ ना, चलें आगे। अच्छा, यहाँ पे प्रोसीजर ज़्यादा है हमारे पास, जबकि यहाँ पे हम क्या करते हैं? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और अदर रिव्यू प्रोसीजर्स, अदर रिव्यू चलें जी। इन दो को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आपने, जो ऑडिट में वैसे ही यहाँ पे रिव्यू में, ठीक है। एक अदर हम पढ़ेंगे, अदर रिव्यू प्रोसीजर, इसको भी अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको हम 2400 या 2410 जब पढ़ेंगे उसमें कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सम अप करता हूँ मैं इस पूरे जो कुछ ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? जो ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा किए, हाई लेवल एश्योरेंस दी, पॉजिटिव फॉर्म ओपिनियन दिया ऑडिट एंगेजमेंट में, ठीक है। रिव्यू में लेस प्रोसीजर्स, ठीक है। 2400 या 2410 एक स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा आप पे, या वो होगा या वो होगा, बस रिव्यू पे स्टैंडर्ड ही एक है। एक सिनेरियो में ये लगेगा, दूसरे सिनेरियो में वो लगेगा, कोई एक लगेगा, स्टैंडर्ड ही। जबकि यहाँ पे 40-50 स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास ऑडिट में, तो थोड़े प्रोसीजर्स रिव्यू मॉडरेट, ठीक है। इसको ना हम प्यार से, रिव्यू एंगेजमेंट बहुत प्यार है ना हमें, तो उसको लिमिटेड एश्योरेंस भी कहते हैं। परेशान नहीं होना आपने इस नाम से, ठीक है। ये बोर्ड साफ कीजिएगा। जी चलेंगे आगे। अच्छा, कल हमने एक और टर्म पढ़ी थी, क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कहाँ लिखा होता है ये? ऑफ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वेरी गुड। उसको क्या क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। 3 नंबर क्वेश्चन आया था और बच्चों को नहीं पता था इस, ठीक है। अकाउंटिंग के पेपर की बात करता हूँ, ठीक है। आपने जो भी पढ़ना है ना, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। ये प्रैक्टिकल है चार्टर्ड अकाउंटेंट में सारा। अगर टीचर नहीं भी प्रैक्टिकल हो रहा, आप उसको धकेलें। टीचर सुस्ती कब करता है? जब बच्चे आके ढीले बैठे होते हैं, ठीक है। वो कहता है ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ वो नहीं पढ़ते, मैं और क्या पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो खुद प्रैक्टिकल लेके आया करें। ऑडिट में हम कोई बात इम्प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। जिन टीचर से मैंने पढ़ा था वो कहते थे ऑडिटिंग इज नथिंग बट
कॉमन सेंस। ऑडिटिंग इज नथिंग बट जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारा काम नहीं कर रहा ना ऑडिट में, तो अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करना वही ठीक, क्योंकि ये रियल लाइफ सब्जेक्ट है। इर्रेशनल बात, अजीब सी बात नहीं करेगा, रैशनल बात करेगा, ठीक है। जो कॉमन सेंस कहेगी वही इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता क्या फ्रेमवर्क वैसे? इसकी सुन के क्या ज़हन में आता है कि एक क्राइटेरिया होता है, जिस क्राइटेरिया के मुताबिक अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंट्स बनाता है, अकाउंट्स बनाता है, उसी मुताबिक अकाउंट्स बनाता है ना। और ऑडिटर क्या करता है, उसी के मुताबिक चेक करता है कि अकाउंट्स बन गए, ठीक है। कंपनी ने लिखा हुआ है कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन, आपने पढ़ा था, आप में से किसी ने पढ़ा था, आपने शायद, कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्राइज ऑफ स्मॉल साइज स्टैंडर्ड्स एज अडॉप्टेड बाय ICAP and the requirements and directives of Companies Act. And wherever the requirements of Companies Act and the requirements of standard differ, the requirements of law shall take precedence, shall prevail. पढ़ा ना आपने? अब कंपनी कह रही मैंने अकाउंट्स बनाए हैं स्टैंडर्ड्स और लॉ के मुताबिक। स्टैंडर्ड्स में फॉर एग्जाम्पल IAS 16 भी शामिल है, ठीक है। अकाउंट्स आपके पास आ गए हैं एज एन ऑडिटर, आप देख रहे हैं उसको, ऑडिट डेप्शन चाहिए नहीं की भी, अब क्या कहेंगे उसको? स्टैंडर्ड कहता है एसेट को के, तो आपके पास क्या क्राइटेरिया, आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तो आपके पास ये क्राइटेरिया किसने दिया आपको? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने। आप उस क्राइटेरिया पे ऑडिट करते हैं तो वो उस क्राइटेरिया पे अकाउंट्स में आता है। आपके पास तो बने बनाए, कल मैंने आपको दिखाए थे, एक बने बनाए अकाउंट्स मेरे पास आए थे, उसका हम ऑडिट कर रहे थे, ठीक हो गया। अच्छा, फ्रेमवर्क कौन डिफाइन करेगा कि क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए? मैनेजमेंट का जो दिल करेगा, ये सामने नियाग्रा मिल्स है, ये सामने होंडा है, ये कह रही हमने अकाउंट्स बनाए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक और कंपनीज एक्ट एज एप्लीकेबल इन न्यू दिल्ली, तो ठीक है। ये एज एप्लीकेबल इन अफगानिस्तान, तो आपको फ्रेमवर्क कौन बताएगा? ठीक है, वो डिफाइन करेगा, ठीक है। कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पाकिस्तान में कौन लीड करता है यहाँ पे, कंपनीज एक्ट का 3rd स्केड्यूल में बताया था। आपको बताएगा कि भाई आप किस कंपनी की डेफिनेशन में आते हैं और आप पे कौन से स्टैंडर्ड्स लगेंगे, याद है? चलें आगे जी, कोई मसला? सबसे पहले कौन बताएगा आपको? दूसरा आपको बताएगा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। किन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में हम डील करते हैं? किन प्रोडक्ट्स एंड, ठीक है। एक कंपनी नियाग्रा है, उस कंपनी एक्ट में अकाउंट्स बना रही है, लेकिन अगर नियाग्रा टेक्सटाइल मिल रहा है, अगर वो बैंकिंग शुरू कर दे तो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस उस पर लग जाएगा। अगर वो इंश्योरेंस शुरू कर दे, इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। तो कई दफ़ा नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज हो तो आपका फ्रेमवर्क भी याद रहेगा। अच्छा, फिर आपका रेगुलेटर, हमारा रेगुलेटर कौन है? जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, वो रेगुलेट करता है हमें, या कुछ बॉडीज को, जैसे बैंक को स्टेट बैंक रेगुलेट करता है, मीडिया को नेपरा करता है, पेमरा करता है, नेपरा करता है ये आपके लेस्को फेस्को वगैरह को, ठीक है। ऑयल एंड गैसेज को ये OGDCL या इस तरह की जो है ओगरा करता है,
ठीक है, तो वो आपका रेगुलेटर भी कई दफा आपका फ्रेमवर्क डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, याद रहेगा। कई दफा आपका इंस्टीट्यूट, प्रोफेशन, जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल आई कैप है, कोई आई कैप का रेगुलेशन आई थी है, आई कैप का डायरेक्टिव आ जाता है कई दफा कि इसने आपने यूं नहीं यूं करना है, तो वो डायरेक्टिव भी क्या बन जाएगा आपके फ्रेमवर्क का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जल्दी समझेंगे, आगे चलेंगे। मई 2017 में कंपनीज ऑर्डिनेंस खत्म हुआ और क्या आ गया, एक्ट आ गया। कुछ दिन बाद, 40-45 दिन के बाद 30 जून 2017 आया, पार्लियामेंट ने पास कर दिया कंपनीज एक्ट, तो एप्लीकेबल है ना, एप्लीकेबल है ना। लेकिन वो इतना थोड़ा टाइम था, 1984 के बाद 16 साल पिछले साल और ये 17, ये 32-33 साल के बाद एक लॉ चेंज हुआ, उसमें बहुत सी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चेंज हुई। तो हमें बड़े इश्यू आया ऑडिटर्स को, अकाउंटेंट्स को, समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे कूप अप करें, कैसे इसको लेके चलें आगे, कैसे समझें। अभी हम इसी फेज़ में थे कि साल खत्म हो गया, 30 जून 2017 आ गया, अभी हम लर्न कर रहे थे। तो हमने अपने बॉडी से बात की कि हम अभी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। फिर आई कैप ने SCCP से कहा कि ठीक है, ये इश्यूज आ रहा है। फिर SCCP ने क्या किया कि कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है सन 2017 से ही, मई 2017 से ही, लेकिन उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को 1 साल के लिए डेफर कर दिया। अब हमने उस 30 जून 2017 को कंपनीज एक्ट के 2017 की रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस, हालांकि पार्लियामेंट ने अप्रूव क्यों नहीं की, क्योंकि एक डायरेक्टिव आ गया था, समझ गए। अब वो डायरेक्टिव फ्रेमवर्क का पार्ट बन गया ना, ठीक है। ऐसी कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाए ना, स्टैंडर्ड में लॉ में कोर्ट का ऑर्डर आ गया, ये ऐसे करेंगे, और अगर आपने ना किया तो क्या होगा, क्या होगा जी, पाकिस्तानी डालते होंगे तो क्या होगा, तौहीन क्या नोटिस आ जाएगा कि हमने आपसे कहा था। ठीक है, अदालत आलिया ने और अदालत उज़्मा ने कहा था आपसे, आपने नॉन कंप्लायंस क्यों, समझ नहीं इसको। अच्छा, कुछ जगहों पे किसी ज्यूरिसडिक्शन में, किसी इलाके में, किसी मुल्क में कस्टम्स होते हैं, रिवाज होता है कि वो ये डिस्क्लोजर देते हैं, तो वो ट्रेडिशन होता है, वो भी उसका पार्ट बन जाता है, वो भी उस फ्रेमवर्क का पार्ट एंड पार्सल हो जाता है। तो फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कल तक क्या था, कल हमने क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड्स और लॉ, डैट इज इट, खत्म। आज हमने इसको डिटेल में पढ़ा कि फ्रेमवर्क होता क्या है, लार्जर पर्सपेक्टिव में इसको देखा है, याद रहेगा, पक्की बात है, कोई मसला। चलें आगे, कहाँ लिखा होता है, कैसे लिखा होता है, आपने पढ़ लिया, ठीक है। इससे रिलेटेड मैनेजमेंट की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, याद रखनी, किसी और जगह पढ़ेंगे, सुन लें, हर चीज़ जैसे ना लिखे। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट कहते हैं बोर्ड ऑफ, ठीक है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई करना कि हमारा फ्रेमवर्क है कि हम करते क्या रेलेवेंट फ्रेमवर्क हमारा होना चाहिए फ्रेमवर्क को, अब फिर पूरा साल उसके मुताबिक बुक कीपिंग करना और अपने अकाउंट्स बनाना उस फ्रेमवर्क के मुताबिक, ठीक है। और तीसरा क्या है, उस फ्रेमवर्क को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में, पैराग्राफ नंबर 2 में, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में डिस्क्लोज करना। आइडेंटिफिकेशन, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिस्क्लोजर इन द फ्रेम, ठीक है, कोई मसला। अच्छा, इसकी 2 टाइप्स हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ओवरडोज तो नहीं होगी, समझ आ रहा है सारा कुछ,
बदहजमी तो नहीं हो रही? कोई ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो रहा किसी का? जी चले आगे। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, इसको समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है सारी। फेयर प्रेजेंटेशन में अकाउंटेंट का सरदर्द पता क्या होता है कि मैं अकाउंट्स में ला रहा हूँ कि क्या करें, ट्रू एंड पिक्चर दें, मेरा हेडेक ये है। और इस फ्रेमवर्क में ऑडिटर का हेडेक क्या होता है कि जो अकाउंट्स बने हैं वो ट्रू एंड फेयर दे रहे हैं, पिक्चर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ठीक हो गया। अच्छा, कंप्लायंस में अकाउंटेंट का हेडेक क्या होता है कि मुझे नहीं ट्रू एंड फेयर चाहिए, जो लॉ या स्टैंडर्ड हमसे मांगते हैं वो इंफॉर्मेशन उसकी कंप्लायंस कर दो बस। ट्रू एंड फेयर की टेंशन में नहीं। हमें किसी की टेंशन है? किसी की टेंशन है जी? कंप्लायंस की। जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी कंप्लायंस कर दो। ट्रू एंड देते नहीं देते हो हमें नहीं पता, हमारा हेडेक ही नहीं है। चले आगे। अगेन मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। क्या कॉन्सेप्ट है? फेयर प्रेजेंटेशन में अकाउंटेंट क्या अचीव करता है? ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। ऑडिटर क्या देखता है अपने पूरे ऑडिट में कि अकाउंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और यहाँ पे अकाउंटेंट कहता है मैंने बस कंप्लायंस देखनी है, कंप्लायंस की करती कि नहीं फ्रेमवर्क की। और ऑडिटर क्या कहता है? वो कहते हैं मैंने कंप्लायंस देखनी है कि कंप्लायंस हो रही है कि नहीं। बात ठीक, ट्रू एंड फेयर में उसकी कोशिश हेडेक ही नहीं होती उसकी। चलें आगे जी, चलें आगे। अच्छा, ये ना मेरा से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की क्या चीज़ है बोला, इसको समझें। एक्सट्रीम, ये फेयर प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों समझ गए ना वैसे आप लोग। फेयर प्रेजेंटेशन में दो चीज़ें इम्प्लिसिट होती हैं। दो चीज़ें क्या है? इम्प्लिसिट। ठीक है कि ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन लेने के लिए ऑडिटर वो डिस्क्लोजर भी देगा, वो डिस्क्लोजर भी देगा जो स्टैंडर्ड रिक्वायर। स्टैंडर्ड में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, गौर से सुने, लिखने में फोकस ना करें, फोकस समझ नहीं बन रही है। फेयर स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट ने वो डिस्क्लोजर दिया। क्यों दिया? उसको लगा कि ये एडिशनल डिस्क्लोजर देने से अकाउंट्स ट्रू एंड हो जाएंगे। हालांकि स्टैंडर्ड्स तो साइलेंट है, वो तो मांग ही नहीं रहे आपसे, लॉ तो समझ गए। तो फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करने के लिए आप वो डिस्क्लोजर देंगे जो बियॉन्ड द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चले जाएंगे आप स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, ये दूसरी एक्सट्रीम है। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर मांग रहा है और आपने क्या कर दिया? नहीं दिया। क्यों? आपको लगा कि वो डिस्क्लोजर देने से अकाउंट्स आपके ट्रू एंड फेयर नहीं रहेंगे, मिसलीडिंग हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था? अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर पिक्चर लेके आना। ठीक है, समझ गए इस चीज की? टू इम्प्लिसिट चीजें क्या हैं कि आप एक दफा बियॉन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चले जाते हैं। एक एक्सट्रीम ये है कि लॉ मांग नहीं रहा, स्टैंडर्ड मांग नहीं रहे, आप वो डिस्क्लोजर्स क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। और यहां पे स्टैंडर्ड मांग रहा है डिस्क्लोजर और आप नहीं दे रहे। क्यों? ठीक है, समझ गए जी। अच्छा, इसको हम सम अप करते हैं इस टॉपिक को। कुछ ज्यूरिसडिक्शन ऐसी हैं, कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क चलता है। ठीक है, कुछ ज्यूरिसडिक्शन ऐसी हैं जहाँ पे कंप्लायंस चलता है। ठीक है, और पाकिस्तान में दोनों चलते हैं। पाकिस्तान में दोनों फ्रेमवर्क चल रहे हैं साथ साथ। ठीक हो गया, याद रहेगा जी।
अच्छा, एक चीज़ में समझ लें, जिन ज्यूरिसडिक्शन में, जिन कंट्रीज़ में फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, वहाँ पे ऑडिटर की रिपोर्ट पता क्या होती है? ऑडिटर कहता है इन माई ओपिनियन, इन माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड, या इन माई ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड फेयरली, दोनों वर्ड यूज कर रहा था, इक्विवेलेंट वर्ड है, प्रेजेंटेड फेयरली या गिविंग ट्रू एंड टू एंड। जिन मुल्कों में कंप्लायंस फ्रेमवर्क, वहाँ पे ऑडिटर क्या करता है? इन माई ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन कंप्लायंस विद फलाना फ्रेमवर्क, जो भी फ्रेमवर्क आपका है, कहाँ कंप्लायंस है, बस उसको कंप्लाई कर रहा है। ठीक है, फ्रेमवर्क पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑडिटर की लैंग्वेज क्या होगी रिपोर्ट में। इन माई ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फलाना फ्रेमवर्क, जो भी फ्रेमवर्क है। जी, 2-3-4 मिनट ले लें, कोई क्वेश्चन है मुझसे समझने? ऑडिट तो वैसे ही करना है, बस यहाँ पे ऑडिटर की हेडेक क्या होगी कि अकाउंट्स फेयरली प्रेजेंटेड है, नहीं दे रहे ना। अगर नहीं दे रहे यहाँ पे तो आप क्या रिपोर्ट देंगे? आपने अकाउंट ऑडिट किया, ऑडिट करने में आपको लगा कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दे रहे, यही क्वेश्चन है ना आपका। ऑडिटर क्या रिपोर्ट देगा? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर दे रहे हैं तो दें, बताएं दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे तो बताएं। समझ गए? अच्छा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई कर रहे हैं तो क्या रिपोर्ट होगी? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल मैप प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद फलाना फ्रेमवर्क। अगर नहीं कर रहे, आर नॉट पे, यही तो रिपोर्ट देनी है आपने। चलें जी आगे। अच्छा, टॉपिक में चेंज करने लगा हूँ, क्लियर है? अच्छा, जो होता है ना ऑडिट, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई ऑडिट की? ठीक है, इसको जरा पढ़ लें। बहुत से मेंबर्स मिलके, खासतौर पे कंपनी के केस, कंपनी पढ़ा हुआ है ना, कॉर्पोरेट पढ़ी है, उसमें क्या होता है, बहुत से लोग इकट्ठे होकर पूल करते हैं फंड्स को। मैंने 17 केमिकल का यूनिट लगाना था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने 8-10 लाख आपसे लिया, 8-10 इनसे लिया, और कुछ उनसे लिया, कुछ उससे लिया, हम जैसे 400-500 लोग इकट्ठे हुए, पूल ऑफ फंड किया हमने। हम में से 2 टेक्निकल बंदे थे, उनको हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, उनसे कहा प्लांट बनाए चलाएं, ऐसी हुआ ना। तो फंड क्या होते हैं? पूल। हम क्या होते हैं, हम अच्छा, इसको आपने क्या पढ़ा हुआ था कि मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, यही पढ़ा था ना। शेयर होल्डर इकट्ठे होते हैं, एक प्रोजेक्ट फाइनेंस कर देते हैं। हबीब बैंक बना दिया हमने, फौजी फर्टिलाइजर बना दिया हमने, इंटरलूप बना दिया हमने, ऐसी हुआ ना। फिर इसमें एज्यूम करते हैं 5000 लोग हैं, मेंबर्स हैं, तो क्या 5000 के 5000 बिजनेस को रन कर रहे होते हैं? रन कौन करता है? कौन करता है जी? मैनेजमेंट, जिसमें हम बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, बोर्ड ऑफ 4, 5, 3, 4, 2, कम से कम 2, ऐसे आगे ऐसे ही होता ना, पढ़ा हुआ हमने। तो ये 5-6 बंदे इन 5000 के फंड्स को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये एनजीओ, और ये कंपनी का ट्रस्ट आ जाए, तो यहाँ बोर्ड ऑफ
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ठीक है, समझ गए? अच्छा, आम कंपनी में बोर्ड को हेड कौन कर रहा होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेड कौन कर रहा होता है? सीईओ। वेरी गुड। अच्छा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में उसको हम प्रेसिडेंट कह देते हैं। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके सामने है ना, तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है। ठीक है, समझ गए? और उस बोर्ड को लीड कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्या वर्ड्स यूज करने हैं आपने। चले आगे। अच्छा, अब होता क्या है, हम देखते हैं कि क्या ये जो 4-5 बंदे हैं, इन 5,000 लोगों का जो फंड्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, एम्बेजलमेंट तो नहीं कर रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, ऐसी है ना? तो हम क्या करते हैं, इन्हीं में से कुछ बंदे सेलेक्ट करते हैं, इनके ऊपर जो इनको ओवरसी करते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। नया वर्ड होगा, इसको समझ लें, सुन लें, ये वर्ड हमारे साथ से चलता रहेगा। दोस्त चार्ज विद, इनका काम क्या होता है? अच्छा, इनको क्या बोलते हैं हम? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सुना होगा ना एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव वर्ड कहां से निकला है? एग्जीक्यूट करने से। ये रन करते हैं फाइनेंस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, सेल, अकाउंट्स, ये सारे काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये कौन होते हैं? ये ऑपरेशन नहीं कर रहे, ये बस क्या कर रहे हैं? इनको वॉच कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। ये आपने कभी पॉलिटिक्स में नहीं सुना कि वो जी पीटीआई की आजकल वो जी बड़े चीखा मार रहा है अली अमीन गंडापुर, वो कहते हैं हम गवर्नर राज लगा देंगे जी। ठीक है, ऐसी है ना? गवर्नर क्या करता है? जब पार्लियामेंट अपना काम ठीक नहीं कर रही होती, वो कहते हैं मैं टेक ओवर करने लगा, मैं चार्ज लेने लगा इसका। ऐसी होता है ना? एग्जैक्टली वो सिचुएशन होती है। ठीक है, अब पूरा साल काम किसने किया? तो साल के बाद एनुअल जनरल मीटिंग पढ़ी होगी ना आपने, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है। किसको? मेंबर्स को, एजीएम में। ठीक है, ठीक है। अब वो अगर अनऑडिटेड अकाउंट्स दे दे तो उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा कोई भी, उस पर कोई भी ट्रस्ट, ऐसे ही है ना? क्लियर है? पक्की बात है। चलें आगे। तो उन अकाउंट्स को ट्रस्ट वर्दी बनाने के लिए, उन अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए मैनेजमेंट क्या करती है? उन अकाउंट्स का ऑडिट करवाती है, और ऑडिटेड अकाउंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचते हैं, फिर उस पर ट्रस्ट होता है। ऑडिट रिपोर्ट क्या है? 4-5 पेजेस की होती है, अकाउंट्स के ऊपर लगती है। उन अकाउंट्स की वैल्यू उन अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें ऐड वैल्यू करती है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है। अब घर बैठे टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई छोटा भाई आता है, वो आए कहते जी वो ये काम कर दो, एक कोई काम आगे कहते हैं चल निकल, नजर नहीं मुझे। ठीक है, वही भाई दोबारा आता है, आए कहता है यार ये काम कर दो, अब्बू कह रहे हैं। कौन कह रहा है? अब कहते हैं चल निकल, अब फौरन सीरियस होकर निकल जाते काम करने। तो उस भाई ने क्या किया? उस मैसेज में सर्टन वैल्यू, ठीक है, यही काम ऑर्डर कर रहा हूं कि ये अकाउंट जब बोर्ड के बनाए हुए लोगों के पास, लोग कहते हैं यार ये क्या अकाउंट हम नहीं मानते इसको, ये उन्हीं अकाउंट्स को एक क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, एक बॉडी का मेंबर, उसने, एक इंडिपेंडेंट पर्सन ने इसको ऑडिट किया, उस पर सब ट्रस्ट कर रहे हैं, उस पर बैंक भी ट्रस्ट कर रहा है, उस पर इंश्योरेंस भी ट्रस्ट वाले भी ट्रस्ट कर रहे हैं, उस पर लोग भी ट्रस्ट कर रहे हैं, पब्लिक भी ट्रस्ट कर रही है, एम्प्लॉयज भी ट्रस्ट कर रहे हैं।
FBI वाले भी ट्रस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बाकी WWF वाले भी, WPP वाले भी उसकी बेस पे ले रहे हैं, आपसे फंड्स ले रहे हैं। तो ऑडिटर ने क्या किया, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी को समझ के, याद रहेगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2-4 गवर्नेंस बोर्ड और ये सारा ट्रस्टीज, याद रहेगा। ये कर दूं साफ साफ। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पढ़ने हैं, इसको भी जो समझ लेते हैं जल्दी से, क्विक राउंड अप कर लेते हैं इसका। एक सिनेरियो होता है कंपनी वाला, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है। एक होता है AOP जिसको पार्टनरशिप भी कहते हैं, एक होता है इंडिविजुअल जिसको प्रोप्राइटर भी कहते हैं, ठीक है। फिर कुछ NGOs का कॉन्सेप्ट भी आता है। इसी तरह इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं होता नॉर्मली, कोई अलग से कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल टाइप की चीज़ हो, कोई ज्वाइंट वेंचर टाइप की चीज़ है, वो अलग चीज़ है। नॉर्मली इसी कोई ना कोई बिजनेस इसमें फॉल कर रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें कहीं ना कहीं फॉल करो। अपनी फैमिली में देख लें, अपने इर्द गिर्द देख लें, या वो इंडिविजुअल काम कर रहे होंगे, या उन्हें पार्टनरशिप बनाई होगी, या कंपनी बनाई होगी, या कोई NGO होगी। इसके अलावा जनरली कोई तरीका कुछ है, इस्लामिक मोड ऑफ है, मुदारबा है, मुशारका है, वो भी कोई ना किसी तरह इनमें कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हुए होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन ये है, कंपनी ऑडिट क्यों करवाती है? कंपनी ऑडिट क्यों करवाती है? सोच के बताएं, जल्दी नहीं है हमें कोई, हमें बस 17-18 मिनट है। दिमाग ख़राब है, ऑडिटर को बुलाएंगे, उसको 8-10 लाख फीस दें, क्यों करवाती हैं? ठीक है, चलें इसको ना हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि ये जितने भी बिजनेस हैं ना, इनको किसी को भी शौक नहीं है ऑडिटर को बुलाने का। ऑडिटर से कहते हैं अनवांटेड गेस्ट। अनवांटेड, ऑडिटर की शक्ल किसी भी प्यारी नहीं लगती, ठीक है। तो ये क्यों करवा देते हैं? मजबूरी में, क्योंकि कोई लॉ की या इनकी पर्सनल कोई बिजनेस नीड है। इसके अलावा कोई ऑडिट नहीं करवाएगा, किसी का शौक नहीं आपको बुला के कहीं हमारा ऑडिट कर दें, वो बहुत थोड़ी सी असाइनमेंट मिलती है इस तरह की, ठीक है। कोई ना कोई कंप्लायंस होगी लॉ की, या कोई पर्सनल बिजनेस नीड होगी, ठीक है। जैसे हर कंपनी ने क्या करना है, एवरी कंपनी उसने क्या करवाना है, सुनने जरा बाद में लिख लीजिएगा। अच्छा, लिखने में ना मैं लिखने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे होता है कि लिखते हुए कि काम की बात इग्नोर, ठीक है। कुछ नॉलेज सुना करें और दिल में उतार लिया करें, ठीक है। इसकी भी हैबिट डेवलप करें। आगे आर्टिकल्स कर रहे हैं ना, हर चीज़ तो कोई आपको लिख के नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो अपने कानों पर भी ट्रस्ट करें, थोड़ा सीखें ट्रस्ट करना थोड़ा, ठीक है। मैं पिछली क्लास में बता रहा था, मेरे तबलीगी जमात से इधर गया, हमारे एक दोस्त से, वो आए थे उज़्बेकिस्तान से। कहाँ से? उज़्बेकिस्तान। उस वक्त जब वो आए थे ना, उस वक्त रशिया का पार्ट था, USSR का पार्ट था, और ही इज़ मोर देन 50-60 से करीब उनकी एज। उस ज़माने में जो रशियन स्टेट थी, कुरान रखना, कुरान पढ़ना मना था। वो घर आके कुरान खींच के ले जाते थे, कुरान के नुस्खे ही नहीं थे वहाँ पर, ठीक है, बुक्स ही नहीं थी। तो ही टोल्ड में कि मैं 90s में पाकिस्तान आया तो मैं हाफिज़ था। मैं क्या था? पक्का पाकिस्तान वाला हाफिज़ नहीं, पक्का हाफिज़, ठीक है। मैंने हिफ्ज़ कैसे किया? कहते हमारे कारी साहब को याद था कुरान, हम ऐसे 18-20 बच्चे बैठते थे और हमने एक फ़ेक फैक्ट्री बनाई हुई थी, फ़ेक ग्लव्स बनाने की, लेदर की, सर्दी होती है ना वहाँ पे, ग्लव्स सीने की, लेदर हाथ में पकड़ा होता था, धागा और वो सुए होते थे, हाथ में पकड़े होते थे। हमें ग्लव्स नहीं बनाने आते थे, कुछ ग्लव्स बना के फेंके होते थे ऐसे। असल में क्या कह रहे होते थे हम कि छापा पड़े तो हम कह रहे हम ग्लव्स की फैक्ट्री है। तो कारी साहब एक आयत पढ़ते थे,
हम सुनते थे, पहला बच्चा पढ़ता था, दूसरा, तीसरा, चौथा, कहते आयत ऐसे सुन के दिल में बैठती थी, दोबारा दिल से इन दिमाग से नहीं निकलती। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें कि थोड़ी सी ऐसी हैबिट डेवलप। कहते मैंने लैंड किया कराची में और लोगों से पूछा कुरान का है, कुरान इमिग्रेशन के बाद, तो उसने कहा मस्जिद में हुआ। कहता मैं कराची में ढूंढी मस्जिद का है, छोटी सी मस्जिद थी, सामने कुछ बुक्स पढ़ी थी, मैंने उनसे कुरान लिया, मैंने ये पढ़े। कहता मैं कुरान लिया, सीने से हिचकियाँ लेकर रोया। मैं ज़िंदगी पहली बार तो कुरान देखा था मैंने, मुझे पढ़ना नहीं आता था। क्या था मैं, क्या था बस। ठीक है, तो ये स्किल्स इंस्टिंक्ट्स डेवलप करें अपनी। ठीक, हर चीज़ लिखते रहेंगे, घर जाके अपनी देखेंगे उल्टी आ जाएगी, ये क्या है। ठीक है, ठीक है, कोशिश करेंगे जो, तो ये आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़े से नोट्स बनाने ताकि याद रहे। ठीक है, और मैं लिखने से बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लिखें, लेकिन रिक्वेस्ट मेरी क्या है कि लिखते हुए सारी टेंशन उस एक पॉइंट को लिखते लिखते अगले 3 पॉइंट ना मिस कर दें। ठीक है, अच्छा, ऑडिट किसने करवाना है? मैंने क्या लिखा है? ऑल कंपनी, एवरी कंपनी, ऑल कंपनी एक्सेप्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, सब कंपनियों के लिए ऑडिट क्या है? मस्ट, लॉ की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पशन किसको है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एक उसका शेयर कैपिटल 10 मिलियन या से, और वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी। मुश्किल बात है, टेक ओवर ना किया ना, उसके शेयर सब्सिडी कंसेप्ट पढ़ा हुआ आप लोगों ने? होल्डिंग सब्सिडी का, जब होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडी को कंट्रोल कर रही होती है, कंट्रोल कैसे करते हैं? 50% ज़्यादा शेयर होल्डिंग आपके पास आ जाती है, या किसी और तरीके से आप कंट्रोल करते हैं। मेजर शेयर होल्डिंग आपके पास आ गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेजर रिप्रेजेंटेशन होगी, किसी भी तरह से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वो आपके कंट्रोल में है तो आपकी क्या बन गई? आप उसको क्या बन गए? होल्डिंग। सब कंपनी ने ऑडिट करवाना है, सवाए वो प्राइवेट लिमिटेड जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हों, 10 मिलियन से कम शेयर कैपिटल हो और किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी ना हो। अच्छा, एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, सब्सिडरी है पब्लिक की, शेयर कैपिटल है 2 रुपये, तो ऑडिट करवाना कंपलसरी हो गया। ठीक है, तो अच्छा कितनी बात बोली है मैंने? 10 मिलियन कितना बनता है? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपये की सिर्फ होंडा सिविक आती है आजकल पाकिस्तान में, ऐसी है ना? कितने की आती है होंडा सिविक? ये 90 लाख की है ना, टैक्सी में मिला के 1 लाख बन जाते हैं। तो 1 लाख 1 करोड़ तो बहुत छोटा टाइनी अमाउंट है। इसका मतलब इससे बड़ी जितनी कंपनी कैपिटल वाली कंपनी है सबने ऑडिट करवाना उनके लिए कोई मसला समझ आ गई? अच्छा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपया, शेयर कैपिटल कितना है, और पब्लिक सब्सिडरी भी नहीं है, ऑडिट कराना मस्ट नहीं है ना? लेकिन उसकी कोई ना कोई बिजनेस नीड है, वो बैंक गए हैं कार फाइनेंस करने, लोन लेने, एलसी खुलवाने, गारंटी लेने, बैंक कहता है अपने ऑडिट अकाउंट लेके। अब लॉ साइलेंट है, लॉ, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल, या उसको वैसे खुमार है कि यार मेरा सिस्टम अच्छा होना चाहिए यार, बस अपनी ऑडिट होना चाहिए, नहीं भी रिक्वायरमेंट फिर भी करवा लो। ऐसी वो कम होती लेकिन हो सकती। ठीक है, पब्लिक में ऑडिट क्या और कंपनी में ऑडिट क्यों होता है समझ आ गई? याद रहेगा, कोई मसला? चलें आगे। अच्छा, एओपी में और इंडिविजुअल में लॉ की रिक्वायरमेंट कोई नहीं, लॉ की कोई रिक्वायरमेंट, लॉ बिल्कुल साइलेंट है। ये क्यों करवाते हैं? पर्सनल, इंडिविजुअल ने फाइनेंसिंग करनी है। अभी मेरे पास इंडिविजुअल क्लाइंट आया ऑडिट करवाने में, क्यों करवा रहे हो? कहते हैं जी वो एयरपोर्ट में सिविल एविएशन अथॉरिटी है ना एयरपोर्ट, उसमें सामने पार्किंग है, उस पार्किंग का ठेका मैंने लेना है।
उसके लिए मैंने बिड देनी है, बिड के साथ ऑडिटेड अकाउंट लगाना जरूरी है। पार्किंग का ठेका लेना है, उसके लिए बिड देनी है, बिड के साथ ऑडिटेड अकाउंट अटैच करना। अब लॉ तो साइलेंट है, लॉ तो नहीं मांग रहा आपसे, क्यों करवा रहा ऑडिट? समझ गए? याद रहेगा। पार्टनरशिप कहते हैं यार मैं और मिस्टर बी पार्टनर हैं, कल को कोई मसला ना आए, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है, हम आपस में करवा लेते हैं। लॉ साइलेंट है, या हमने कोई लोन लेना है या हमने कोई फाइनेंसिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर एनजीओ डिफरेंट तरह से बनती है, अंडर कंपनी एक्ट भी बनती है, पढ़ा हुआ आपने ना सेक्शन 42 में कि कंपनी बन सकती है विदाउट द नेम लिमिटेड लगाए बगैर आप कंपनी एनजीओ, ठीक है। फिर दूसरा ये ट्रस्ट में भी बन जाती है, ट्रस्ट एक्ट के अंडर। पहली कंपनी एक्ट, दूसरा ट्रस्ट एक्ट, तीसरा सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में भी लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कुछ लॉ में ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स हैं। समझ गए? कोई मसला, कोई मैंने इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं पढ़ाई, आसान आसान सी बातें की हैं। लॉ की शोल में स्टोरी की काइंड ऑफ स्टोरी डिस्कस कर दी है हमने। एक दो मिनट ले लें, समझने सोचने, कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझसे डिस्कस करने, फिर हम आगे चलते हैं। जी, कोई क्वेश्चन में आगे चलो, बोले बोले जल्दी से बोले यार, इंटरेक्ट किया करें। है तो बताएं, नहीं है तो बताएं कि नहीं है, चले आगे चलें जी। अच्छी तो सारी स्टोरी चली थी ऑडिट के लिए। रिव्यू की क्या रिक्वायरमेंट है? रिव्यू एंगेजमेंट एनजीओ में लॉ की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, बिजनेस नीड भी होती है। मेरा क्लाइंट है, सुने ज़रा, सुने वर्ड से सुने। एनजीओ है, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, चर्च है, ये वारिसपुरा इलाके हैं, अभी यहाँ पे चर्च, ठीक है। लॉ तो साइलेंट है, लॉ तो नहीं से कोई मांग रहा, लेकिन उसने मुझसे ऑडिट करवाया। क्यों करवाया? केजीबी कोई नॉर्वे में कोई ना कोई नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ फलाना, पता नहीं कौन सा चर्च, कोई मुश्किल सा नाम था, उसको हमने अपने अकाउंट्स देने, क्योंकि वो हमारा डोनर है, उससे हमें डोनेशन आते हैं। वो कहता है जब पिछले साल को डोनेशन दिए थे उसका क्या किया, अकाउंट्स ऑडिट करवा के मत भेजो। अब लॉ तो साइलेंट है, ऑडिटिंग करवा रहा है। समझ गए? याद रहेगा जी, पक्की बात है। ऐसे मदारिस हैं, मुशर्रफ के ज़माने में लॉ आया कि जितने भी मदरसे हैं, मदारिस हैं, वो अपने एनुअल अकाउंट सबमिट करेंगे वफाकुल मदारिस को। अगर सबमिट नहीं करेंगे तो इनकी एनुअल रिन्यूअल नहीं होगी इनके लाइसेंस की। अब लॉ की रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है। समझ गए जी? मैं रिव्यू पे आ जाऊं। रिव्यू में ना सिर्फ एक तरह की कंपनी, लिस्टेड कंपनी का पता क्या होती है? लिस्टेड कंपनी ने अपने हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, किन अकाउंट्स को? आपके होता है फर्स्ट क्वार्टर के अकाउंट्स, हाफ ईयर के अकाउंट, थर्ड क्वार्टर के अकाउंट्स और एनुअल अकाउंट्स। एनुअल तो आपने ऑडिट करवाना है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, इसलिए कोई एग्जम्पशन। एनुअल का तो ऑडिट, हाफ ईयरली का क्या करवाना है आपने, और ये क्या होनी चाहिए? अनऑडिटेड। चौथा तीसरा क्वार्टर भी पहला क्वार्टर अनऑडिटेड, दूसरा रिव्यूड,
चौथा एनुअल। अच्छा मैं बातें सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, वेरीफाई करें ना। सारा केमिकल की वेबसाइट खोलें आज जाके, इंटरलूप की खोलें, इब्राहिम की खोलें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पोर्शन में जाएं, देखिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट किया उन्होंने। मैं ऐसी कहानी तो नहीं सुना उसमें कि चले था आप कि प्रैक्टिकल बातें कर भी रहा हूँ, ठीक है, वेरीफाई किया करें ना, ठीक है, याद रहेगा। तो ये रिक्वायरमेंट किसके लिए है? उसने क्या करवाना है? अपना अकाउंट्स का रिव्यू। बाकी कंपनी में लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो करवाएंगी तो क्यों करवाएंगी? इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिजनेस नीड होगी तो रिव्यू करवा लेगी, ये भी रिव्यू करवा लेगा, रिक्वायरमेंट और कोई नहीं है। इसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर बिजनेस नीड होगी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी एक कंपनी है मेरी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कौन सी, तो उस पर उसको रिव्यू करवाना मस्ट है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, नहीं है ना। वो अगस्त में मेरे पास आई कि जी हमें ऑडिट रिपोर्ट जल्दी चाहिए। मैं जल्दी तो नहीं मिल सकती, ऑडिट करवाएं कि हमें इंस्टेंटली आप ऐसा करें, फिर आप हमें ना रिव्यू कर दें। उसने हमसे पूरे 12 महीने के एनुअल अकाउंट से क्या करवाया, क्योंकि उनकी बैंक में फाइनेंसिंग थी। बैंक मुझसे कहता कि आप मुझे अकाउंट दे रहे हैं आज से 14 महीने पहले के, मुझे लेटेस्ट अकाउंट दें ऑडिटेड। तो मैंने उनसे कहा उनसे रिव्यू करवा लें, अकाउंट्स दें, उनसे आपका प्रोसेस स्टार्ट करें। मीनवाइल हम उसमें आपको ऑडिट स्टार्ट करके आपको हम वो दे देंगे, क्या कहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी। उसके लिए ऑडिट कराना पड़ेगा ना आपको। तो रिव्यू में थोड़े प्रोसीजर हैं, पढ़े थे ना हमने, वो हमने 5 चीज़ें में रिव्यू कर दिया, उन्होंने बैंक में दी, अपने केस फाइल किया, वो चलता रहा। मीनवाइल 1-1.5 महीने उसका ऑडिट हुआ, हमने बाद उसको ऑडिट रिपोर्ट दे दी। अब वो जो हमसे रिव्यू करवाई गई है तो उसकी बिजनेस नीड थी, कोई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लॉ उसमें बिल्कुल साइलेंट था, ठीक है जी। ये समझ गए टाइप ऑफ बिजनेसेस और ऑडिट और रिव्यू के साथ इसका लिंक याद रहेगा, पक्की बात है। चलें, ये मैंने कुछ टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ नए। ये वो टॉपिक्स होते हैं जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, हमें बहुत तंग करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं कि वो मेन चैप्टर्स छोड़ के हमें टॉपिक्स को देखना पड़ता है कि ये क्यों आ गया यार, ये क्या होता है, उससे हमें तंग करता है, ठीक है। तो उससे हमारी स्पीड कम ना हो, हमारे स्टॉपेजेस ना है बार बार कि मेन टॉपिक पढ़ा मैं या छोड़ यार, इसमें ये लफ्ज़ ये कहता है, ठीक है, वो हमें ना करना पड़े। एक हम वर्ड बहुत सुनेंगे, बहुत बोलेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। प्रोफेशनल, इसको समझना है क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में एक बिल्कुल लिख लें, मैं लिखवा देता हूँ, लिखेंगे मजा आएगा वो लिखने का। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड है, इज एन एटीट्यूड क्या है? ऑफ बीइंग अलर्ट। आपने क्या करना है? ऑफ बीइंग alert that things can go wrong, that things can go wrong, go wrong. It also encompasses critical assessment of the audit evidence
critical assessment of the audit evidence with questioning mind. क्या है जी प्रोफेशनल क्या है? एटीट्यूड है। क्या एटीट्यूड है? हमें अलर्ट रहना है, गलती हो सकती, ठीक है। और कि जो एविडेंस मिलेगा उसको अंधों की तरह फाइल में नहीं लगा देना। क्या करना है? उसको क्रिटिकली असेस करना है। कैसे? विद क्वेश्चनिंग माइंड। ऐसे क्यों गया, ये क्यों गया, अगर ऐसे ऐसे क्या है? जैसे अभी मैंने बात की तो परचेज बढ़ी, प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ी? अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी तो रॉ मटेरियल क्यों नहीं बढ़ा? अगर प्रोडक्शन बढ़ी सेल क्यों नहीं बढ़ी? सेल बढ़ी नहीं बढ़ी, क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे ज़हन में। तो ये है ऑडिट। सोए पड़े आंखें। मेरे जिन टीचर से मैंने पढ़ा था ना, उनके कुछ वर्ड्स में बड़े मजे लगते थे। उन्होंने कॉन्सेप्ट पता कैसे समझाया था? उन्होंने ऑडिटर बोंगा नहीं उसका, बोंगा बंदा ऑडिटर नहीं उसका। तो आपने क्या करना है? अलर्ट रहना है कि गलती, और जो एविडेंस मिलेगा उसको क्या करना है? क्रिटिकल असेसमेंट। कैसे? समझ में? एटीट्यूड तो पता है कि प्रोफेसर में ये प्रोफेसर पता क्या है? आपने किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं आना। आपने एक ना मिक्स सी अप्रोच लेके चलना है। आपने ये नहीं कहना कि यार वो चीफ एग्जीक्यूटिव की शक्ल तो देखो, कितना पुरनूर आदमी है, ठीक है, साल में 2 दफा हज करके आए, 4 उम्रे की हैं, 5-6 वक्त का नमाजी है बंदा, ये तो फ्रॉड नहीं कर सकता यार, शक्ल से नहीं लगता है तो कितना नूर इसके चेहरे पे। तो आपने ये काम, ठीक है, याद रहेगा। आपने रिलाई किस पे करना है? अपने प्रोसीजर्स पे। प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? एविडेंस। एविडेंस को आपने क्या करना है? घुमा फिरा के देखना है, क्रिटिकल असेसमेंट करनी है विद क्वेश्चनिंग माइंड। अगर ठीक है समझ आता है तो एक्सेप्ट कर लें, नहीं तो रिजेक्ट कर लें। और जो एविडेंस मिलेगा उसकी बेस से आपने क्या दे देनी है? ऑडिट रिपोर्ट। शक्ल देख के खानदान ओए जटा का मुंडा आया तो नहीं करेगा जी, और जट तो बरादरी बड़ी जबरदस्त है, कोई किसी किस्म की आपने वो जो है ना ऑडिट ट्रस्ट करना है, किस पे करना है? ये तो ये वाली एक्सट्रीम होगी ना, ये वाली। इसमें हम क्या करेंगे? अगर आप इस तरह की अप्रोच लेके आएंगे ना कि यार तो ऑडिट कोई गलती नहीं हुई है, या आप क्या करते हैं यार मैं 4 साल से ऑडिट कर रहा हूँ, पिछले 3 साल कोई गलती नहीं निकली, तो इस साल भी कोई गलती कोई मिसस्टेटमेंट नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? नेचुरली मिस्टेक सर, गलतियां होंगी, आप काम ही नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक हो गया, याद रहेगा। यहां पे क्या होगा? आप ऑडिट आपका क्या हो जाएगा? खराब, गलत हो जाएगा ऑडिट आपका, आपने किया ही नहीं, प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं किया, ठीक है, ठीक है। और यहां पे क्या होगा? दूसरा क्या है? तो यहाँ शक्ल से चोर लगता है। दूसरी एक्सट्रीम क्या है? ये शक्ल ही सिर्फ शक्ल ही फ्रॉडिंग वाली है इसकी। अब क्या करेंगे? नेचुरली ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, जितनी ज़रूरत थी उससे आपका ऑडिट इनएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? इनएफिशिएंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन इफेक्टिव। आपने ऑडिट किया, फायदे कोई नहीं ऑडिट का, ठीक है। एक एक्सट्रीम में क्या हो जाएगा आपका ऑडिट? इनएफिशिएंट। दूसरे में तो आपने एक मीडियम से अप्रोच लेके चलनी है। चलें जी आगे, कोई मसला? ये समझ आ गया?
कि आपने किस पे रिलाई करना है, अपने प्रोसीजर परफॉर्म करके जो एविडेंस मिलेगा उस पर रिलाई करना है, उस पर रिलाई करके रिपोर्ट देनी है। उसके अलावा किसी भी चीज़ को देख के अपनी अप्रोच चेंज, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या है, प्रोफेशनल। ये कॉन्सेप्ट क्या खत्म हो गया, प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल क्विकली हम इसे खत्म कर रहे हैं 1 आधे मिनट में। प्रोफेशनल जजमेंट, जब हम ऑडिट करते हैं ना, हमें बहुत सी जजमेंट्स फॉर्म करनी पड़ती हैं। ये क्या जजमेंट्स हैं ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। पहली जजमेंट यही है कि कल हमने मटेरियलिटी पढ़ी थी, कल हमने मटेरियलिटी पढ़ा था। मटेरियलिटी को किस अमाउंट को हम मटेरियल कहेंगे, किस अमाउंट को, ठीक है। तो ये क्या है, ऑडिटर की, वो किस अमाउंट को मटेरियल समझता है, किसको इमटेरियल समझता है, समझ गए। हम जब ऑडिट करते हैं, हम सैम्पलिंग बेस पे करते हैं कि दफ़ा ऑडिट, तो कितने सैंपल लेने हैं। एक रिपेयर मेंटेनेंस का लेजर है, ये रिपेयर मेंटेनेंस का, इसमें 50 एंट्रीज हैं, आपने कितनी सिलेक्ट करनी है इसमें से, क्या है आपकी, समझ गए। और भी हम बहुत सी जजमेंट्स फॉर्म करते हैं, वो भी अभी पढ़ाने का फायदा नहीं, आहिस्ते से हम उसको डिस्कस करते रहेंगे जहाँ पर जजमेंट आएगी, समझ गए। अच्छा, जजमेंट के लिए 3 चीज़ों का जरूरी है, इसकी प्री रिक्वेस्ट है। जजमेंट फॉर्म करने के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी है, वो है नॉलेज, जो आप अभी ले रहे हैं क्लास में बैठे, ट्रेनिंग, ये कहाँ पे लेनी है हमने, फर्म्स में, और एक्सपीरियंस। ये तीनों चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे कि ऑडिटर ने जजमेंट फॉर्म की है। इसके बगैर जजमेंट नहीं है, वो कुछ और है, ठीक है। क्लियर हो गया जी। जजमेंट बहुत सी फॉर्म करनी पड़ती है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल। मैंने 2 आपको बता दी हैं। सैंपल साइज क्या होगा, मटेरियलिटी कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, एक और आपने पढ़ लिया, किस एविडेंस के लिए कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करने में जजमेंट है ना, किस प्रोसीजर के लिए, किस एविडेंस के लिए कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ये जजमेंट है ना। फॉर एग्जांपल, आपने एविडेंस लेना है डेप्रिसिएशन की अमाउंट का, कि ठीक कैलकुलेट हुई कि नहीं हुई, बेस्ट प्रोसीजर कौन सा है। अकाउंट्स आपके सामने आए, कल हमारे पास है ना अकाउंट्स, उसमें डेप्रिसिएशन आ रही है, तो उस डेप्रिसिएशन को चेक करने के लिए बेस्ट प्रोसीजर कौन सा है, रिकैलकुलेशन। आप नहीं, मैं रिकैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं इंक्वायरी करूंगा अकाउंटेंट से, फिर तुमने डेफिनेटली चार्ज की है, वो क्या कहेगा। तो डेप्रिसिएशन चेक करने के लिए रिकैलकुलेशन का प्रोसीजर है। ये क्या है आपकी ऑडिटर की, क्या है। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। हमने चेक करना है कि जब गुड्स इन होती हैं या तो इनवर्ट बनता है, गेट इनवर्ट, ठीक है। तो बेस्ट प्रोसीजर क्या है, ऑब्जर्वेशन। आप जाके फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्या है, क्यों ज़हन में आया ऑब्जर्वेशन, कि आपकी जजमेंट है, समझ गए ना। अच्छा, थर्ड पार्टीज बैलेंस चेक करने, कंफर्मेशन, क्यों ज़हन में आया, आपकी जजमेंट है। आप ये भी तो कर सकते थे, आप मैनेजमेंट के पास जाते, उनसे इंक्वायरी करते कि जी आपके डेटर्स ठीक है, उन्होंने क्या कहना था, ठीक है, तो ये अच्छा एविडेंस, ठीक है। तो 3 जजमेंट मैंने बता दिया आपको, किस एविडेंस के लिए कौन सा प्रोसीजर एलिमेंट है, ये आपकी क्या है, कितना सैंपल साइज होना चाहिए, जजमेंट। मटेरियलिटी लेवल क्या होगा, जजमेंट, ठीक है जी। नहीं, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।